ने क्या पढ़ाया था? सिविल सर्विसेज पढ़ाया था आपको मैंने। क्या पढ़ाया था? सिविल सर्विसेज में बताया था कि जैसे आज हमारे यहाँ आईएएस की परीक्षा होती है, उस समय आईसीएस की परीक्षा हुआ करती थी, और किस प्रकार से परीक्षा कहाँ आयोजित होती थी, और उस परीक्षा को प्रथम बार उत्तीर्ण करने वाले भारती सत्येंद्र नाथ ठाकुर थे। ये रविन्द्रनाथ टैगोर के बड़े भाई थे। यहाँ तक हमने बताया था क्योंकि इस समय जो शासन व्यवस्था चल रही थी वो महारानी विक्टोरिया के हाथ में थी। किसके हाथ में थी? तो उसके बाद में बात आती है सेना तथा पुलिस का पुनर्गठन। आज इसमें पढ़ाना जो सेना थी, ठीक है, और पुलिस, इसका जो है सेना तथा पुलिस का पुनर्गठन। ठीक है, इस टॉपिक पे आज चर्चा करेंगे हम कि ये किस तरीके से सेना और पुलिस के लिए प्रक्रिया होती थी। तो 1857 के बाद पुनर्गठन की प्रक्रिया के अंतर्गत, किसके बाद? 1857 ईस्वी के बाद। ठीक है, 1857 ईस्वी के बाद क्या हुआ कि जो है पुनर्गठन की प्रक्रिया के अंतर्गत सेना को भी पुनर्गठित किया गया। जो सेना थी उसको भी पुनर्गठित करने का प्रयास किया गया, और बंगाल, मद्रास, मुंबई की प्रांतों की जो अलग अलग सेनाएं थीं, कहाँ थीं? जो पहले सेनाएं थीं, जो रेजिडेंसी थी हमारी, उसमें क्या था? बंगाल था, मद्रास था, ये जो प्रांत थे हमारे, इनमें जो सेनाएं थीं वो अलग अलग थीं। अब ये स्वतंत्र रूप से कार्य करती थीं। क्या किया गया? लेकिन ये कैसे कार्य कर रही थी? ये अलग थी और अपना स्वतंत्र रूप से इनका कार्य का विभाजन था। लेकिन 1893 में इनका क्या कर दिया गया? एकीकरण कर दिया गया। कब कर दिया गया? 1893 ईस्वी में क्या हुआ? एकीकरण कर दिया गया। ठीक, क्या कर दिया गया? एकीकरण कर दिया गया सेनाओं का, और ब्रिटिश सेनाध्यक्ष के अधीन इस सेना को रखा गया। और इसका जो सेनाध्यक्ष होता था कौन था? ब्रिटिश का ही सेनाध्यक्ष होता था, और उसी के अधीन जो है ये सेनाएं क्या करती थी? कार्य करती थी। अगली चीज़ ये थी कि इसमें यूरोपीय सैनिकों का अनुपात भारतीय सैनिकों की तुलना में लगभग 2 गुना कर दिया गया। यहाँ पे समझने वाली बात है कि जो यूरोपीय सैनिक थे उनका जो अनुपात था, जो हमारे यहाँ भारतीय सैनिक थे उनकी अपेक्षा क्या कर दिया गया? 2 गुना कर दिया। कितना कर दिया गया? 2 गुना कर दिया गया। और भारतीय सैनिक सूबेदार के ऊपर किसी पद पर नियुक्त नहीं किए जाते थे। अब यहाँ पर भारतीयों के साथ फिर देखिए वही चीज़ है कि जो भारतीय सैनिक थे वो क्या बनते थे? सूबेदार। क्या बनते थे? सूबेदार। इससे बड़ा कोई पद उनको दिया ही नहीं जाता था। ठीक है, क्या होता था? इससे बड़ा कोई पद इनको दिया ही नहीं जाता था। ये व्यवस्था 1914 के प्रथम विश्व युद्ध तक ऐसी बनी रही। और प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ है? 1914 में। ये भी याद होना चाहिए कि प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ। कब हुआ? 1914 में हुआ है। और तब तक जब 1914 में प्रथम युद्ध हुआ है, तब तक जो सेना की व्यवस्था थी, जैसा कि आपको बताया हमने कि सेनाओं का जो एकीकरण कर दिया गया और ब्रिटिश के ही व्यक्ति को वहाँ का सेनाध्यक्ष बना दिया गया, और अनुपात यूरोपीय सैनिकों का 2 गुना कर दिया गया, बढ़ा दिया गया भारतीय सैनिकों की अपेक्षा। और भारतीय सैनिकों के लिए जो सबसे उच्च पद था सेना में, वो सूबेदार का ही पद था। इससे ऊपर कोई भी पद उनको नहीं दिया गया। पुलिस संगठन में दरोगा था भारतीयों तथा पुलिस अधीक्षक के पद पर यूरोपियों के लिए रखा गया। पुलिस संगठन में दरोगा का पद था, जैसा कि आज दरोगा जानते हैं आप, और पुलिस अधीक्षक जिसको आज हम क्या कहते हैं? एसपी कहते हैं। इसको सुप्रिंटेंडेंट ऑफ पुलिस कहा जाता है। ठीक है, उसको हिंदी में क्या कहते हैं? पुलिस अधीक्षक कहते हैं। जिले का पुलिस का सबसे बड़ा अधिकारी एसपी होता है या पुलिस अधीक्षक ही होता है। जितनी लॉ ऑर्डर की व्यवस्थाएं जो होती हैं वो नियंत्रण करने का काम उसका किसका होता है? कप्तान का होता है। उसी को हम क्या बोलते हैं? कप्तान बोलते हैं या पुलिस अधीक्षक बोलते हैं। समझ में आया नहीं है यहाँ तक? ठीक है, तो जो ये पुलिस अधीक्षक का पद था जिले के लिए, और जो दरोगा का पद था वो किसके लिए रखा गया? यूरोपियों के लिए रखा गया, क्योंकि सेना और पुलिस दोनों ब्रिटिश साम्राज्य के सुरक्षा और विस्तार के कार्यों में सहायक होती थी। क्योंकि ब्रिटिश साम्राज्य था और ब्रिटिश साम्राज्य की सुरक्षा करना
और उनके राज्य के विस्तार करने के लिए सेना और पुलिस दोनों की आवश्यकता थी। अतः दोनों को महत्वपूर्ण पदों पर उन्होंने दोनों ही अपने यहाँ के अधिकारियों का चयन करते थे, अपने अधिकारियों को रखते थे। यहाँ तक की समझ में आ गई? ठीक है, कि यहाँ पर भारतीयों का कोई विशेष स्थान नहीं था। ठीक है, जो स्थान मुख्य रूप से था किसका था? यूरोपियों का ही था, क्योंकि वो जानते थे अगर भारतीय उच्च सेना में उच्च पदों पर पहुंच जाएंगे तो उनसे हमारा क्या हो सकता है? नुकसान भी हो सकता है। क्या हो सकता है? नुकसान हो सकता है। इसलिए उन्होंने ये व्यवस्था की कि भाई जो है इस तरीके का सिस्टम रहेगा। अब बात करते हैं हम न्यायिक संगठन की। क्या करते हैं? न्याय व्यवस्था कैसी थी? कैसी थी? कैसी थी न्याय व्यवस्था? है न्यायिक संगठन की बात करते हैं। अब न्यायिक संगठन क्या था वहाँ? न्याय व्यवस्था परंपरागत प्रणाली से ही चल रही थी। परंपरा का मतलब जो प्राचीन तरीके से पहले से चली आ रही है उसको हम परंपरागत कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? परंपरागत कहते हैं। तो जो न्याय व्यवस्था चल रही थी वो कैसी चल रही थी? परंपरागत तरीके से ही चल रही थी। अनेक कानून शास्त्रों और शरीयत तथा शाही फरमानों पर आधारित थे। जो कानून थे कैसे थे? शास्त्रों पर। भाई हिंदुओं के लिए क्या थे? शास्त्र थे। तो शास्त्रों को ही उन्होंने क्या किया? मेन किया कि शास्त्रों के आधार पर ही जो कानून थे वो निर्धारित थे। और शरीयत, ठीक है, शास्त्रों, शरीयत, ठीक है, और काहे पे? फरमानों और शाही फरमान, जो राजाओं के द्वारा फरमान दिए जाते थे वही क्या थे? कानून थे। वही कानून थे। इस तरीके से जो परंपरागत तरीके से न्याय व्यवस्था जो थी वो परंपरागत तरीके से ही संचालित हो रही थी। शुरू में अंग्रेज आमतौर पर प्रचलित कानून ही लागू करते रहे, लेकिन धीरे धीरे, भाई शुरू में जब अंग्रेज आए तो उन्होंने सोचा कि शुरू में अगर कोई कानून हम बदलेंगे तो विद्रोह हो सकता है। तो उन्होंने शुरू में जो पहले से कानून चल रहे थे, जो शास्त्रों पे, शरीयत पे और शाही फरमानों पर जारी थे, उन्हीं कानूनों को चलने दिया। लेकिन धीरे धीरे उन्होंने क्या किया? कानूनों की एक नई प्रणाली विकसित की। क्या किया? कानूनों की एक नई प्रणाली विकसित किया। और उसमें क्या विकसित किया? तत्कालीन कानूनों को संहिताबद्ध किया गया। इसका अर्थ ये था कि शासन कानून के अनुसार चलाया जाएगा, न कि शासक की इच्छा के अनुसार। अब इन्होंने ये किया कि जो कानून जो है चलेगा, कैसे चलेगा? पहले कौन था? शासक जो होता था, कौन होता था? शासक, यानी वो राजा होता था, उसके अनुसार ही कानून व्यवस्था चलती थी। लेकिन उन्होंने अब क्या किया कि कानून के अनुसार, जो शासन कानून बनाएगा उसके अनुसार ही क्या चलेगा? व्यवस्था चलाई जाएगी। राजा की मर्जी से जो है कोई व्यवस्था नहीं चलेगी कि राजा जैसा चाहे वैसा चला ले। अब कानून की निगाह में सारे मनुष्य बराबर हैं। क्या है? धर्म और जाति वर्ग के आधार पर बिना भेदभाव के एक ही कानून सब लोगों पर लागू होता था। पहले की न्याय प्रणाली जाति और भेदभाव का ख्याल रखती थी। जैसे किसी ऊंची जात के व्यक्ति में कोई व्यक्ति ने अपराध किया है तो उसकी सज़ा किसी और जात के व्यक्ति से भिन्न होती थी। व्यवहारता न्याय प्रणाली अब अधिक खर्चीली हो गई और न्याय पाने में काफ़ी विलम्ब होता था। अब इस कमी का क्या हुआ कि यहाँ पे तो सुधार हुआ, ठीक है, लेकिन ये न्याय प्रणाली जो थी वो क्या हो गई? खर्चीली हो गई। और खर्चीली होने की वजह से क्या हुआ कि जो न्याय होता था वो यहाँ न्याय भी जो कैसे होने लगा? विलम्ब से होने लगा। ठीक है, पहले न्याय क्या होता था? जो शासक था जो निर्णय दे देता था वो हो जाता था। लेकिन अब जब सबकी नज़र में लोगों को बराबर कर दिया गया, धर्म और जात के आधार पर भेदभाव को ख़त्म कर दिया गया, तो उसके लिए उतनी व्यवस्था करनी पड़ेगी, जजों की व्यवस्था करनी पड़ेगी, है ना, सारी चीज़ें, नियमित न्यायालय बनाने की व्यवस्था करनी पड़ेगी। तो इस तरीके से व्यवस्था कैसे हो गई? थोड़ा सा खर्चीली हो गई। और न्याय जो भी मिलता था वो कैसे मिलता था? देरी से मिलता था। अब वहाँ की बात करते हैं वित्तीय प्रशासन। वित्तीय प्रशासन कैसा था? जो वित्तीय प्रशासन था वो वित्तीय प्रशासन कैसा था? 1857 के बाद क्या किया गया? वित्तीय प्रशासन का भी पुनर्गठन किया गया। कब से? 1857 के बाद।
और 1860 में बजट की व्यवस्था शुरू की गई। जो बजट की बात की जाती है ये कब शुरू की गई? 1860। 1860 में क्या किया गया? बजट की व्यवस्था शुरू की गई। ठीक है, जो बजट की बात आती है, बजट की जो बात होती है कि इतना बजट बनाया जाएगा, बजट के अनुसार इस पे मद में खर्च किया जाएगा, तो ये व्यवस्था जो शुरू की गई ये 1860 में शुरू की गई। और कुछ समय बाद केंद्रीय और प्रांतीय सरकारों के बीच आय के वितरण के बारे में भी निर्णय लिया गया कि कैसे केंद्रीय सरकार से कितना आय प्राप्त होती है और राज्य सरकारों से कितनी आय प्राप्त होती है, इसके बारे में भी जो है निर्णय लिया गया। डाकघर, रेलवे, अफीम, नमक बिक्री, चुंगी से होने वाली आय को पूर्णतः केंद्रीय सरकार के लिए सुरक्षित कर दिया गया। जैसा कि आज भी है, केंद्र सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची पढ़ते हैं, और आज भी हर चीज़ों को कानून बनाने का, जैसे रेल है आज केंद्र के पास है, हवाई जहाज़ है केंद्र के पास है, पोस्ट ऑफिस है केंद्र के पास है कि नहीं है? तो केंद्र और राज्य सरकारों की जो आय के स्रोत थे वो भिन्न भिन्न थे। भू राजस्व, आबकारी स्रोतों से होने वाली आय को केंद्रीय और प्रांतीय सरकारों के बीच बांटा गया। इससे मिलती जुलती व्यवस्था आज भी है हमारे यहाँ। आज भी जो है कुछ चीज़ों पे केंद्र सरकार का नियंत्रण है और कुछ चीज़ों पे किसका नियंत्रण है? राज्य सरकार का नियंत्रण। अदालतों में मुकदमा चलाने के लिए स्टाम्प ड्यूटी नामक एक कर लगाया गया और 1892 के अधिनियम के द्वारा विधान परिषद के सदस्यों को बजट पर विचार करने का अधिकार दे दिया गया। तो ये क्या थी? वहाँ की न्यायिक व्यवस्था थी। अब बात होती है अंग्रेजी माध्यम से शिक्षा देने की जो नीति बनी वो किस तरीके से बनी, कैसे अंग्रेजी के माध्यम से शिक्षा देने की बात आती। तो वित्तीय प्रशासन में कुछ खास नहीं है, यहीं पर यही इतने आपको याद करना है कि यहाँ पर बजट की व्यवस्था की कर दी गई और आय और वितरण के बारे में केंद्र और राज्य सरकारों की आय और के कितना आय प्राप्त होता है, किस किस क्षेत्रों में केंद्र का अधिकार रहेगा, किन किन क्षेत्रों में राज्य सरकारें अपना काम करेंगी, ये सारी व्यवस्था सुनिश्चित कर दी। अब अंग्रेजी माध्यम से शिक्षा देने की नीति। अंग्रेजी माध्यम से शिक्षा देने की जो नीति थी उस पर क्या किया गया कि अंग्रेज शासकों प्रशासकों ने भारत में आधुनिक शिक्षा का प्रसार उद्देश्य से किया कि अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त कर भारतीय उनके समर्थक बन जाएंगे। क्या अंग्रेजों का उद्देश्य था कि अगर इनको अंग्रेजी शिक्षा दे दी जाएगी भारतीयों को तो ये हमारे समर्थक बन जाएंगे। इस उद्देश्य से उन्होंने अंग्रेजी शिक्षा किसको देना चाहा? भारतीयों को देना चाहा। अंग्रेजी भाषा के रूप में उन्हें संपर्क भाषा प्राप्त हुई। अंग्रेजी से दूसरा फ़ायदा क्या था कि अंग्रेज थे, उनको अंग्रेजी आती थी, हिंदी अच्छी आती नहीं थी। तो अगर अंग्रेजी सीख लेंगे भारतीय लोग शिक्षा व्यवस्था में तो हमारे उनके बीच में जो कम्युनिकेशन होगा, जो वार्तालाप होगा, वो आपस में एक अच्छे तरीके से हो जाएगा। हम एक दूसरे की बात को अच्छे तरीके से समझ लेंगे। इसके परिणाम स्वरूप वे अंग्रेजी साहित्य के संपर्क में आए। लॉर्ड मैकाले ने जब अंग्रेजी साहित्य की शिक्षा, अंग्रेजी भाषा के माध्यम से शिक्षा देने की नीति बनाई तो उसका उद्देश्य क्या था? लॉर्ड मैकाले का उद्देश्य यही था कि इस शिक्षा से ऐसे व्यक्ति तैयार होंगे जो आत्मा और आस्था से ब्रिटिशवादी होंगे। कैसे होंगे? उसने कहा कि इस तरीके से ऐसे व्यक्ति, देखने में तो भारतीय होंगे वो, ठीक है, देखने में तो भारतीय होंगे, लेकिन आत्मा और आस्था उनकी क्या हो जाएगी? वो कैसी होगी? ब्रिटिशवादी होगी। इस उद्देश्य से जो है अंग्रेजी माध्यम से शिक्षा देने की इन्होंने नीति बनाई। अब पाश्चात्य शिक्षा क्या था? कंपनी का शासन प्रारंभ होने के समय देश की शिक्षा व्यवस्था हेतु पाठशाला, मकतब और मदरसे क्या थे? पाठशाला थे, मदरसे थे। उच्च शिक्षा मुख्यतः अभिजात वर्ग के लोगों तक ही सीमित थी, ठीक है। उच्च वर्ग के संस्कृत, अरबी, फारसी, कानून, तर्कशास्त्र, व्याकरण और चिकित्सा विज्ञान का अध्ययन करते थे। और देश में जो शिक्षण व्यवस्था चल रही थी वो कैसे चल रही थी? परंपरागत तरीके से ही चल रही। पाश्चात्य जगत के नवीन विचारों
और आधुनिक विज्ञान ज्ञान भारत में लाने की शिक्षा ने महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। अंग्रेज भारत में आधुनिक शिक्षा आरंभ करने में अधिक सफल है। क्या रहे? अधिक सफल है। निस्संदेह आधुनिक शिक्षा का प्रसार केवल सरकार के प्रयास से ही नहीं हुआ। इस कार्य के लिए ईसाई जो धर्म के प्रचारक थे उन्होंने अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और कई जगहों पर उन्होंने क्या खोले? कॉन्वेंट के स्कूल खोले। क्या खोले? कॉन्वेंट के स्कूल खोले। अब आधुनिक शिक्षा का प्रभाव क्या था? जो आधुनिक शिक्षा चल रही थी हमारे यहाँ, उसका क्या प्रभाव पड़ा? ठीक है, ये चीज़ हमें ध्यान देनी है कि आधुनिक विज्ञान का प्रयोग 19वीं सदी में आरंभ हुआ। कब से आरंभ हुआ? 19वीं सदी में आधुनिक विज्ञान का जो प्रारंभ था वो प्रारंभ हुआ विज्ञान का। और उदारवादी आंग्ल शिक्षा नीति के चलते भारत में विज्ञान, तकनीकी एवं प्रौद्योगिकी का विकास भी हुआ। इससे भारत वैज्ञानिक युग में प्रवेश कर सका। कहाँ जा चुका? भारत में वैज्ञानिक युग में प्रवेश कर सका। और विश्वविद्यालयों की स्थापना के साथ उनमें विज्ञान विभाग की भी स्थापनाएँ की गई। विश्वविद्यालय खोले गए जिनसे जैसे इनको यूनिवर्सिटी कहते हैं, जैसे लखनऊ यूनिवर्सिटी है, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी है ना, ऐसे बहुत सारी रोहेलखंड यूनिवर्सिटी है, बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी है, ये सब क्या है? विश्वविद्यालय हैं। तो और इनमें विज्ञान विभाग की क्या की गई? स्थापना की गई। किसकी गई? विज्ञान विभाग की स्थापना की गई इसमें। और अधिकाधिक भारतीयों ने विज्ञान के अध्ययन के लिए चुना और विज्ञान के क्षेत्र में महत्वपूर्ण कार्य किए। ठीक है, तो चिकित्सा विज्ञान के क्षेत्र में एक महेंद्र लाल सरकार का नाम उल्लेखनीय है। किसका है? महेंद्र लाल सरकार का। किसका नाम उल्लेखनीय है? महेंद्र लाल सरकार का। काहे में? चिकित्सा के क्षेत्र में। ठीक है, उन्होंने 1876 ईस्वी में क्या किया? इंडियन एसोसिएशन फॉर द कल्टीवेशन ऑफ साइंस नामक संस्था की स्थापना कब किया? 1876 ईस्वी में इंडियन एसोसिएशन फॉर द कल्टीवेशन ऑफ साइंस नामक संस्था की स्थापना की। और 20वीं सदी के तीसरे शतक में इंडियन साइंस कांग्रेस की स्थापना की गई। और साइंस कांग्रेस के अधिवेशनों में देश विभिन्न भागों में वैज्ञानिक भाग लेते थे और एक दूसरे से अपने विचारों को आदान प्रदान करते थे। जैसा कि आज भी सेमिनार होते हैं विश्वविद्यालय स्तर पर, डिग्री स्तर पर, तो उन सेमिनारों में विभिन्न विश्वविद्यालयों के शिक्षाविद वहाँ पर जाते हैं और अपने अपने किसी एक टॉपिक को लेकर के डिस्कस किया जाता है और उस टॉपिक के ऊपर अपने विचार रखते हैं, जिससे एक दूसरे का ज्ञान एक दूसरे में साझा होता है और शिक्षा और अपने उन्नत स्तर को प्राप्त होती है। प्रफुल्ल चंद्र राय थे, जगदीश चंद्र बसु थे, मेघनाथ साहा थे, बीरबल साहनी थे। इन्होंने क्या किया? इन वैज्ञानिकों ने बहुत सी ख्याति अर्जित की। सीवी रमन अपने कार्य और योग्यता के आधार पर भौतिक क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया। सीवी रमन। ठीक है, और इसी प्रकार रामानुजम, श्रीनिवास रामानुजम जो थे, भौतिक के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार किसको मिला था? सीवी रमन को। और रामानुजम को गणित, ये गणित के प्रकांड विद्वान थे। ठीक है, और विश्वरैया जो थे इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र के महान वैज्ञानिक थे। इस प्रकार भारतीय वैज्ञानिकों ने क्या किया? योगदान से विज्ञान के विकास के द्वारा देश के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया और शिक्षा और विज्ञान के क्षेत्र में हुए विकास कार्यों से एक नई गति जो है, एक नई गति और प्रतिष्ठा प्राप्त हुई। तो इस प्रकार से हमने ये देखा जो है ब्रिटिश के शासन व्यवस्था के अंतर्गत कौन कौन सी चीज़ें थीं और किस प्रकार से हमारे यहाँ उनका क्या किया गया, उनको लागू किया गया, कौन कौन सी खामियां थी उस समय और उन खामियों के खिलाफ कैसे कैसे क्या हुआ और धीरे धीरे कैसे कैसे हम लोग पाश्चात्य शिक्षा से, अंग्रेजी शिक्षा से विज्ञान की तरफ बढ़ सके। ठीक है, ये जानकारी हमको यहाँ पर अच्छे तरीके से मिलती है जिसको हम देखते हैं। और 18वीं शताब्दी में अंग्रेज देश के धार्मिक, सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन में हस्तक्षेप न करने की नीति अपनाई। अंग्रेजों ने सोचा कि अब हम भारत में जो है, जो भारत का जो धार्मिक है, सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन है लोगों का, उसमें हम किसी प्रकार का कोई हस्तक्षेप नहीं करेंगे। वो अपने प्रकार से जो है अपने त्योहारों, अपने उन चीज़ों को, रीति रिवाजों को मनाएंगे।
किंतु 19वीं शताब्दी के प्रारंभ में उन्होंने भारतीय समाज और संस्कृति में परिवर्तन के लिए कुछ कदम उठाए। फिर क्या किया? 18वीं शताब्दी में तो उन्होंने कहा कि हम कोई ऐसा काम नहीं करेंगे, लेकिन 19वीं शताब्दी में उन्होंने फिर कुछ परिवर्तन चाहे। भारत स्थित ब्रिटिश शासन की कुछ सीमा तक भारतीयों में आधुनिक सोच पैदा करना चाहते थे। जो ब्रिटिश शासन था वो चाहता था कि कुछ सीमा तक जो भारतीय हैं जो उनके अंदर क्या हो, एक आधुनिक सोच पैदा हो, लेकिन वहीं जहाँ तक ब्रिटिश हितों का नुकसान ना हो। उनका उद्देश्य ये था कि कहीं पर ऐसा होता था कि भारतीय परंपरागत होने के कारण उनका फ़ायदा नहीं हो पाता था, तो चाहते थे जो भारत के लोग हैं वो उनका क्या हो, आधुनिकीकरण हो, वो थोड़ा और आधुनिक बने और इतना आधुनिक ना बने कि हमारे लिए भी नुकसान करें, इतना आधुनिक बन जाएं कि जहाँ तक हमारा फ़ायदा हो। ये सरकार की एक सोच थी। अतः उन्होंने भारत में आधुनिकीकरण की संतुलन नीति अपनाई और इस नीति के तहत अंग्रेजों ने कई हजार किलोमीटर की रेलवे लाइन बिछाई, जिससे आवागमन तेज हो गया और व्यापार बढ़ा। अब ये काम किसने किया था? रेलवे लाइन का अंग्रेजों ने किया। अंग्रेज ठंडे प्रदेश के रहने वाले थे, उन्हें भारत में पड़ने वाली गर्मी को सहन करने की आदत नहीं थी, क्योंकि हमारे यहाँ क्या पड़ती है, गर्मी भी पड़ती है। अतः उन्होंने अपने और अपने परिवारजनों को भीषण गर्मी से बचाने के लिए भारत में नए नगर जैसे नैनीताल गए नहीं गए, उत्तराखंड में पड़ता है, पहले उत्तर प्रदेश में था, जब उत्तराखंड बट गया तो उत्तराखंड में चला गया। नैनीताल है, ठंडा प्रदेश है, गर्मी में वहाँ जाओगे तो आपको गर्मी नहीं लगती है, ठंडा रहता है। ठीक है, दार्जिलिंग है, ठीक है, और शिमला है। ये नगर किसने बसाए? अंग्रेज़ों ने बसाए। क्यों बसाए? क्योंकि इनको यहाँ गर्मी पसंद नहीं थी, इनके परिवार के लोग गर्मी नहीं बर्दाश्त कर पाते थे, इसलिए भारत के ठंडे जो ऊपर की तरफ बढ़े और जहाँ पर ठंड का एरिया था वहाँ पर इन नगरों का इन्होंने निर्माण किया। दूसरी चीज़ इन्होंने क्या की? अंग्रेज़ों ने भारत में नहर व कुआं का भी निर्माण कराया, जिससे ज़्यादा खेतों को सींच करके उनका उत्पादन बढ़ाया जा सके। अब यहाँ देखिए फ़ायदा, रेलवे लाइन का कार्य किया इन्होंने। फिर क्या किया? पहाड़ी क्षेत्रों पर, ठंडे प्रदेशों में, अपने यहाँ ठंडी जगहों पर क्या किया? शहरी नगरों का बसाया और उसके बाद कुओं को खुदवाया और नहरें द्वारा सिंचाई की व्यवस्था उन्होंने की। इस समय यूरोप में नए चिंतन का उदय हो रहा था और इस चिंतन की अवधारणा थी विवेकशील वैज्ञानिक दृष्टिकोण। इसका अर्थ था केवल वही बात मानी जाएगी जो मानव तर्क के अनुसार क्या होगी, सही होगी। ठीक है, व्यवहार जिसका परीक्षण किया जा सके। इसी क्रम में अंग्रेज भारतीयों की रीति रिवाजों का असभ्यता का प्रतीक, और इसी क्रम में कुछ अंग्रेज़ों ने भारतीय के रीति रिवाजों को असभ्यता का प्रतीक माना गया तथा भारतीय सभ्यता को गतिहीन कह करके उसकी निंदा की गई। अंग्रेज़ों ने कहा कि कुछ चीज़ें ऐसी भारत में हैं जो तर्क के आधार पर सही नहीं उतरती हैं, इसलिए वहाँ की जो रीति रिवाजें हैं ये क्या हैं, असभ्य हैं। उस समय भारतीय समाज में तमाम कुरीतियाँ आ गई थीं, जिससे भारतीय चिंतकों में सुधार करने का प्रयत्न किया और इस कार्य में ब्रिटिश शासकों ने भी अपना सहयोग दिया। ठीक है, अंग्रेजों द्वारा लागू की गई पाश्चात्य शिक्षा ने लोगों को नई दुनिया की ललक, जिज्ञासा और जगत की। पढ़े लिखे भारतीय समाज की बुराइयों का विरोध करने के लिए एकजुट होने लगे। जब उनको सही चीज़ें पता चला तो उन्होंने जो भारतीय समाज में बुराइयां थीं उनको ख़त्म करने का प्रयास किया जाने लगा और नई सोच विकसित ज्ञान के लिए समाज में फैले हुए जो अंधविश्वास थे, जो कुरीतियाँ फैली हुई थीं, उनको भी उन्होंने क्या किया, तोड़ा। और रेलगाड़ियों के आवागमन को न केवल रेलगाड़ियों ने आवागमन को न केवल सरल बनाया, जो रेल चलाई थी उन्होंने, उससे क्या हुआ, लोगों के आने जाने को सुविधा प्राप्त हो गई, लोग आसानी से आने और जाने लगे। ठीक है, कम समय में ज़्यादा दूरी तय कर लेते थे, एक दूसरी चीज़ों का एक दूसरी जगह भेजने में आसान होने लगा। ठीक है, और सुरक्षित अपितु छुआछूत व जात प्रथा को समाप्त करने में सहायक सिद्ध हुई, क्योंकि उस समय जो छुआछूत की प्रथा थी, जो जात की प्रथा थी, उसको भी उन्होंने दूर करने का प्रयास किया। तो ये था हमारा जो लेसन आपको पढ़ाया गया, इसमें ये मुख्य रूप से बताया गया कि ब्रिटिश राज के अधीन जो भारत था उसमें क्या क्या मूलचूक परिवर्तन हुए, वहाँ की कैसी शासन व्यवस्था थी और किस तरीके से धीरे धीरे भारतीय लोग शिक्षित होकर के क्या करने लगे, अंधविश्वासों और कुरीतियों का विरोध करने लगे। ठीक है, अगला पाठ हमारा होगा जो हम पढ़ाएंगे भारत में नवजागरण। नवजागरण में बताएंगे कि कौन कौन से लोग थे, इन्होंने भारत के अंतर्गत जो खामियां थीं, जो कुरीतियां थीं, उनको दूर करने के लिए क्या क्या प्रयास किए। ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा। आज आप इतना ही पढ़ना था
कि जो ब्रिटिश सरकार थी उसके अधीन भारत में किस तरीके की व्यवस्थाएं थीं, कैसे शासन व्यवस्था चलती थी और महारानी विक्टोरिया ने किस प्रकार से अपने घोषणा पत्रों में बदलाव किया, वो सारी चीज़ें आपको विधिवत से बताई। ठीक है, तो हम आशा करते हैं कि ये चीज़ आपकी समझ में आ गई होगी। इसको आप एक बार पढ़िएगा अच्छे से और आपकी समझ में आ जाए। ठीक है।